Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Geography part, chapter number 1, India, size and location. We have learned in the previous class this chapter about the introduction of the India and locations. Now we discuss what is the relationship between the world. देखिए बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत का विश्व से क्या संबंध है। हमारा जो भारत देश है उस भारत का विश्व से क्या संबंध रहा है। You have learned in the previous class the India is situated in the northeast hemisphere. तुम ये पढ़ चुके हो कि जो हमारा भारत देश है, जिसका कि हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री ग्रीनिच लाइन और ये हमारे 0 डिग्री इक्वेटर है। तो हमारा कंट्री यहाँ पर सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, और उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी आप उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं उसका कि नेक्स्ट का वर्ड से क्या उसका रिलेशनशिप रहा है, किस प्रकार से उसका संबंध है। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। अगर मोस्टली हम देखते हैं तो हमारा जो भारत देश है वे साउथ एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पर सिचुएटेड है, लेकिन मेनली अगर देखते हैं तो एशिया का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है उसके मध्य है। तो इंडिया कह सकते हैं इट इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। मुख्य रूप से our country is situated in the east and the west Asia, पूर्वी और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। The Indian Ocean, जो हिंद महासागर है, जो हमारे भारत के दक्षिण में है, the Indian Ocean to reach the East Asia countries, हिंद महासागर के माध्यम से हमारे जो ईस्टर्न एशिया कंट्रीज है और वेस्टर्न एशिया कंट्रीज है, ये हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज को मिलाने वाला एक हिंद जो महासागर है, इंडियन ओशियन, उसकी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। ऐसी कंडीशंस और किसी कंट्री को नहीं मिलती जैसे हमारे भारत देश की लोकेशन है। द दक्कन पेनिनसुला, जो दक्कन जो प्रायद्वीप में जो होती है, द दक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। इट मीन्स जो इंडियन ओशियन है वे इंडियन ओशियन के माध्यम से हम एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप कंट्री को जोड़ने का, कनेक्टिविटी का काम करता है। और वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी जो हमारा कोस्ट है, विद द साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट वाला, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट से कनेक्टिविटी है, जुड़ा हुआ है। द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्वेज जो कैनाल है उसके ओपनिंग होने से, जिसको हम कहते हैं स्वेज नहर, इन 1869 के अंदर स्वेज नहर के खुल जाने से द इंडिया एंड द यूरोप कंट्री 7,000 किलोमीटर रिड्यूस,
यानी कि भारत और यूरोपीय कंट्री के मध्य 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। क्योंकि अगर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उससे पता चलता है आपको कि जैसे तो हम हमारा ग्लोब देखते हैं, हमारे वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो जो फॉरेन कंट्री के जो फॉरेन लोग आए थे यहाँ पर, जैसे ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो वे अटलांटिक होते हुए साउथ अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए इंडिया में आए थे। लेकिन 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से ये दूरी कम हुई, क्योंकि जिससे मैड्रिड सी और जो रेड सी है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है स्वेज कैनाल। क्लियर? अब देखिए कि हमारे इंडिया का पहले से और इससे पहले क्या रिलेशनशिप रहा था। इंडिया रिलेशनशिप लैंड रोड एंड मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, कि हमारे भारत देश का अन्य देशों से जो संबंध था वे लैंड रोड यानी भूमि से और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट और समुद्री मार्गों से रहा। ऐसे हिस्ट्री पढ़ने से ऐसे पता लगता है कि भारत का समुद्री मार्ग से पहले लैंड रूट से ज़्यादा लोग परिचित हैं और उसी के माध्यम से वे अपना बिजनेस व्यापार करते हैं। कैसे? द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ। अब यह है पासेज को हम कहते हैं दर्रे मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र में जो सकड़े रास्ते होते हैं, नैरो वे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पासेज। क्योंकि पहले कोई सीधे और कंफर्टेबली वे थे नहीं, तो जो व्यक्ति है शॉर्टकट रास्ते चलते थे, तो पहाड़ों से जो गुजरते थे जाते थे, वे जो छोटे छोटे रास्ते थे उनको हम बोलते हैं पासेज। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ। और मेनली भारत के जो नॉर्थ है, इंडिया के जो नॉर्थ में जो हिमालय माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है, तो उसमें इस प्रकार के दर्रे थे और उसको क्रॉस कर कर विदेशी लोग और भारत के लोग आपस में व्यापार करते थे। जैसे एंशिएंट ट्रैवलर्स लॉन्ग टाइम, एंशिएंट में प्राचीन समय में, प्राचीन काल में एंशिएंट ट्रैवलर्स पर यात्री, एंशिएंट ट्रैवलर्स लॉन्ग टाइम, प्राचीन काल में एक लंबे समय तक, क्योंकि जब यात्री आते थे ऑन फुट पैदल चलते थे तो टाइम तो लगता था, और साथ पशुओं के साथ अपना जो सामान होता था, कमोडिटीज होती थी, उनको लाद कर ले जाते थे और कोई साधन नहीं था। तो एंशिएंट ट्रैवलर्स लॉन्ग टाइम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटी। जो ट्रैवलर थे, जो यात्री आते थे जाते थे, तो उनके साथ में क्या हुआ, हमारे आइडियाज एक्सचेंज हुए। आइडियाज में विचार एंड कॉमोडिटीज, और कॉमोडिटीज माने वस्तुएं, कह सकते हैं कि हमारे विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। जैसे हमारी जो कह सकते हैं कि जो कल्चर है हमारी सोसाइटी, जैसे लैंग्वेज है, खान पान है, वेशभूषा है, इसमें भी हमारा उसमें चेंज हुआ। आइडियाज लगा। अब इन सब बातों का हमें ये जो आइडियाज हैं, कॉमोडिटीज हैं, इस प्रकार से हम कहाँ पर मिलते हैं, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो किन ग्रंथों से मिलती है, कौन सी बुक से मिलती है। तो ऐसे हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, जैसे द उपनिषद, द रामायण, द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र। ये कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये हमारे हॉली यानी कि बुक्स हैं। जैसे हिंदू धर्म में इनको पवित्र ग्रंथ माना जाता है कि उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं। इनसे पढ़ने से, अध्ययन करने से ये मालूम होता है कि हमारे भारत देश का विदेशों के साथ में क्या रिलेशनशिप रहा है, और इसके साथ में हमारे जो भारत ने विश्व को क्या एक देन दिए, क्या दिया है। तो इंडियंस नंबर्स एंड द डेसिमल सिस्टम, देखिए इंडियन न्यूमेरल्स एंड द
स्पाइस, मसलिन एंड द मर्चेंडाइज। भारतीय लोगों ने यानी व्यापार के माध्यम से जब व्यापार होता था, ट्रैवलर होता था, तो उन व्यापार के माध्यम से जो भारतीय अंक है ना, इंडियन न्यूमेरल्स, भारतीय अंक तथा डेसिमल सिस्टम जो दशमलव प्रणाली है, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली जो विश्व को जो देन है वे इंडिया की है। और साथ में हमारे इंडिया से कौन सा सामान विदेशी ले जाते थे, व्यापार करते थे, जो इंडिया उसके लिए फेमस था, जैसे स्पाइस, मसाले, मसलिन जैसे यानी मलमल एंड मर्चेंडाइज, व्यापारिक वस्त्र कि भारत के जो मसाले हैं वे बहुत ही फेमस मसाले थे, बहुत ही प्योर मसाले होते थे। तो यहाँ से मसाले जाते थे और इंडिया की मलमल जाती थी। मलमल बहुत ही मुलायम होती थी, जो विदेशी लोग उसको देखकर बड़े ही आकर्षित होते थे और उसको यूज करते थे। तो मलमल ऐसे वस्त्रों का व्यापार होता था। इन्हीं के साथ में जब ये लोग आते थे या आदान प्रदान होता था, तो हम भारत के लोगों ने भी उनसे कुछ सीखा। हमारी कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें भी हमको भी उनसे कुछ ग्रहण किया, अडॉप्ट किया। जैसे ग्रीक स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चुरल्स, डॉम एंड मिनरेट्स। ग्रीक जो स्थापत्य कला है, ग्रीक लोगों की, जो यूनानी लोग किस प्रकार से बनाते थे, मकानों को बनाते थे, उसकी कला की स्थापत्य कला। आर्किटेक्चर्स, वास्तुकला, आर्किटेक्चर्स में होता है वास्तुकला। डॉम मीन्स होता है गुंबद, जो आज हमारे जो इंडिया में जो टेम्पल्स बने हुए हैं, जो मंदिर बने हैं, और मंदिर में जो उसकी आकृति ऊपर गोल जैसी है, ये जो डॉम्स है। और मीनारेस यानी मीनारें, जैसे हमारे भारत में जैसे कुतुब मीनार है, ये जो मीनार है, ये सब हमने विदेशी लोगों से ग्रहण किया है। कब? जब हम उनके एंशिएंट टाइम से ही वहां पर एक दूसरे से व्यापार करते थे, आइडियाज एंड कमोडिटीज का एक्सचेंज करते थे, तो ये हमने सीखी। ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ दिया ही है। हमने कुछ विदेशी से यानी कि फॉरेन कंट्री से, हमने कुछ विदेशी देशों से, कह सकते हैं फॉरेन लोगों से हमने कुछ सीखा भी है। जैसे मैंने बताया यूनानी स्थापत्य कला, वास्तुकला, जो हमारे टेम्पल्स हैं उनके गुंबद और मीनार है, तो ये हमने सीखे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, उससे एक बहुत अच्छा यानी कि रिलेशनशिप रहा है, आज से ही नहीं, प्राचीन काल से। ऐसा हमें हमारे ग्रंथ, उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से मालूम होता है। तो आज का ये टॉपिक था हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप इसको अच्छे से अध्ययन करना और इसको अपने फेयर नोटबुक में इसको रिटन भी करना, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।